नमस्कार दोस्तों, आज मैं अजय नोडियाल आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से ले चलता हूँ अपनी भारत नेपाल यात्रा में। और यह यात्रा मैं रेल द्वारा आनंद विहार, दिल्ली, गाजियाबाद होते हुए और बिहार रक्सौल के लिए कर रहा हूँ। और बिहार बॉर्डर से नेपाल में हम प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के तत्पश्चात आगे का जो भी हमारा आगे का प्लान है, जो अपने अनुभव है, वो हम आपसे आने वाले वीडियो में शेयर करते रहें। तो इस वीडियो में बने रहें और आगे की यात्रा देखें। और अभी हम रक्सौल पहुंच चुके हैं। रक्सौल पहुंचने के बाद हमें यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना है और रक्सौल जो कि बिहार इंडिया में है, और रक्सौल के बाद हमें वीरगंज के लिए यहाँ से ऑटो रिक्शा या किसी अन्य साधन से हमें जाना होगा बॉर्डर पे। तो हम रक्सौल गेट पे आ चुके हैं। भारतीय रेल का यहाँ पे एक जंक्शन है और रक्सौल में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से हमारे आगे की नेपाल यात्रा शुरू होगी। तो यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको अपने ऑटो रिक्शा में या जो भी उनके रिक्शा है उन्हें बिठाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी यात्रा को प्लान करते हुए ही आगे चलें और बड़ी सावधानी से आगे चलें और अपना सामान जो है, कीमती सामान अपने पास रखें और बाकी सामान अपना दूसरे आप बैग में रख सकते हो। यहाँ बॉर्डर पहुँचते ही हमें यहाँ पे आप करेंसी चेंज के लिए यहाँ पे आपको इंडिया में ही आपको आसानी से करेंसी चेंज हो जाएगी, जो कि इंडियन 100 रुपीज़ का 160 नेपाली रुपीज़ आपको मिलेगा। और बॉर्डर के पास ही आप इमिग्रेशन का ऑफिस है, तो यहाँ पे आधार कार्ड और आपका वोटर आई कार्ड भी चल जाएगा। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है अपने साथ ज़रूर रखें। और मेरी आपसे सलाह है कि आप अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कोशिश करें कि भारतीय दूतावास या जो भी अन्य एजेंसी है उनके मार्फत आएँ, ताकि कहीं भी कोई किसी तरह की आपकी यात्रा में दिक्कत ना हो। और यहाँ वीरगंज पहुँचने के बाद हमें यहाँ पे टाटा सुमो अन्य जो कैब फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे टैक्सी है, ये टैक्सी स्टैंड है। और यहाँ से आप काठमांडू के लिए यहाँ पे अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं गाड़ियों के माध्यम से। और यहाँ पे जो अभी का किराया है ये लगभग प्रति व्यक्ति का इंडियन रुपीज़ में 550 है। और 550 इंडियन रुपीज़ आपको पे करके ये रास्ता लगभग 250 किलोमीटर का है। और ये रास्ता फिर यहाँ से आपको बीच में कुछ कॉफ़ी कैफ़े, रेस्टोरेंट और इस तरह के छोटे छोटे खाने की व्यवस्थाएं मिलेंगी, जहाँ पे नेपाली डिशेज़ के अलावा आप नॉर्मल जो चाय के साथ स्नैक्स वगैरह लेके आप अपनी आरामदायक यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ अभी देखिए आप अपना जो मेरी सलाह रहेगी कि अपने सामान का ध्यान रखें और जो भी सामान गाड़ी की छत में रखें तो उसको चेक करके रखें। और कीमती सामान कोशिश करें, जैसे आपका मोबाइल, पर्स, अन्य कीमती सामान है उसको अपने पास ही कैरी करके रखें, ना कि उसको किसी को हैंड ओवर करें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत कर सकता है। और आगे ये मैं सीधे पशुपतिनाथ जी के दर्शन कराने आपको ले चलता हूँ। ये भगवान पशुपतिनाथ का प्रवेश द्वार। और यहाँ पे नेपाल पहुँचने के तत्पश्चात यहाँ पे आपको उचित दामों में होटल मिल जाएंगे। रोड के अपोजिट साइड ही पशुपतिनाथ जी के मेन गेट के पार 2000-2500 के रेंज में यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में आपको यहाँ पे 24 आवर्स का नाइट स्टे मिल जाएगा। और 12 PM का यहाँ पे चेकआउट होता है। तो उस तरह आप प्लान करिए अपनी यात्रा को। और ये ठीक आप पशुपतिनाथ मंदिर जी के गेट पे प्रवेश द्वार पे देखेंगे। हम आगे अपनी यात्रा का आपको वर्णन देते रहेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। और भगवान सर के साथ आज हम के दर्शन करें। सुबह सुबह बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके पशुपतिनाथ सर जा रहे हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने। और ये मेरे मित्र आशुतोष जी मेरे यात्री सह यात्री है। और आगे आप प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फूल, मालाएं, पुष्प और जो भी सामग्री पूजन सामग्री भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ती है, यहाँ पे आपको नेपाली 50 रुपये से और आगे जो भी 200-250 तक का भी यहाँ पे मालाएं, नारियल और अन्य प्रसाद सामग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ठीक यहाँ से एंट्री करते ही दाहिनी तरफ जो है यहाँ पे एक घाट है। और ये मंदिर जो है ऐतिहासिक बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका अपना एक इतिहास है। और यहाँ पे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ मंदिर के
राइट साइड में यहाँ पे शमशान घाट भी है। तो यहाँ पे हिंदू मान्यताओं के अनुसार लोग यहाँ पे अंतिम संस्कार करवाते हैं और यहीं पे जो शाम को आरती होती है वो यहीं पे होती है। एक घाट के एक तरफ आरती होती है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे अंतिम संस्कार दाह संस्कार किया जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। और ये रास्ता जा रहा है आदि शक्ति माता के मंदिर की तरफ, जो कि मंदिर के ठीक दूसरी छोर में है। और पुनः वापस हम आपको ले चलते हैं मंदिर परिसर की तरफ। यहाँ आप देखेंगे ये यूनेस्को द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे भी यहाँ इस मंदिर को मान्यता मिली है। विश्व की जो धरोहर होती है उनमें से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। और हिंदू धर्म के जो उपासक हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सिद्धपीठ भी है, वो चाहे नेपाल से हो, भारत से हो, विश्व के अन्य क्षेत्रों से हो। तो ये रास्ता सीधे प्रवेश द्वार पशुपतिनाथ जी के मंदिर का। और आगे ये देखिए आप, यहाँ पे आप बाईं तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जूता चप्पल और अपना जो बैग वगैरह रखने के लिए यहाँ पे फ्री में सेवाएं हैं। और वहाँ पे आप अपना सामान जमा कराने के बाद प्रसाद और मालाएं और अन्य पुष्प और जो भी आप भगवान को चढ़ाना चाहिए यहाँ लेके आगे मंदिर परिसर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। ये मुख्य द्वार है भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का। और मुख्य द्वार से आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ से भी यहाँ पे मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। और सबसे उचित समय जो है प्रातः काल में आप 5 और 6 बजे यहाँ पे आ जाइए, ताकि आपको लाइन में कम से कम लगना पड़े, क्योंकि यहाँ पे यात्रियों का बहुत तादाद में लोग आते हैं और बड़ी लंबी लाइन लगती है। तो आपको 1-2 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आसपास ही होटल में यहाँ आप स्टे करें और उसके बाद यहाँ पे आप प्रातःकाल मंदिर में आके भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करिए और आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये मंदिर के ठीक प्रांगण में प्रवेश करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, क्योंकि वर्ष 2024 का ये ईयर एंड है। तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे भारत व नेपाल से यहाँ पे यात्री आए हुए हैं। और यहाँ मेन मंदिर परिसर है और हमें जो जानकारी मिली है कि मेन मंदिर परिसर के अंदर जो है बिल्कुल फोटोग्राफी कैमरा अलाउ नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको मोबाइल ले जाने की इजाज़त तो मिल जाएगी, लेकिन आपको फ़ोटो क्लिक नहीं करने दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अपना मोबाइल पर्स जो है संभाल के रखें। और यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, यहाँ से आप भगवान नंदी के दर्शन कर सकते हैं। ये लाइन लगती हुई और इसी तरह जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता तो यहाँ पे भक्तों की तादाद बढ़ती रहती है और लाइन भी बढ़ती रहती है। तो आप समय पे पहुँच के भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये मेन प्रवेश द्वार है। और यहाँ पे जो हमें जानकारी मिली है कि 4 द्वार हैं जो मेन मंदिर के हैं। और वहाँ पे एक VIP दर्शन होता है, जो कि जिसके लिए कुछ आपको अमाउंट पे करना होता है, जिसमें कि जो यात्री रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो वो उनको वहाँ पे एंट्री मिलती है और वहाँ पे वो आरती में अपना आरती कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। जिन यात्रियों के पास समय कम है तो यहाँ से दर्शन भगवान के कर सकते हैं अंदर जाके लाइन में लग के। और चारों द्वारों में से केवल मॉर्निंग में प्रातःकाल में एक ही द्वार खुलता है 5 बजे से 9 बजे के बीच। और 9 बजे के बाद आपको चारों थोड़ा हमें बताइए इस मंदिर की महत्ता और किस तरह से यहाँ पे इतिहास है भगवान पशुपतिनाथ का। क्या यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनकी क्या आस्था लेके लोग आते हैं, थोड़ा यहाँ के बारे में हमें जानकारी देंगे आप? यहाँ के पुजारी मिले उनसे जानकारी लेते हैं। जय पशुपतिनाथ महाराज। बने रहिए इस वीडियो में। जी इंडियन और नेपाली लोग अंदर जाने को मिलेगा, उसके अलावा और दूसरा फॉरेनर को अंदर जाने को नहीं मिलेगा, कोई हिंदू के लिए अंदर जाने को मिलेगा। और भगवान पशुपतिनाथ देवाधिदेव महादेव है जो इंडिया में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग है। उसके दर्शन के बाद में भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करते ही अपने तीर्थ परिपूर्ण माना जाता है। जो इंडिया
इंडिया में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का सिर का भाग माना जाता है। यहाँ पूर्ण स्थान के भाग माना जाता है। तीर्थ परिपूर्ण करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ही यहाँ पे तीर्थ समापन हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। भगवान पशुपतिनाथ और पार्वती गुजेश्वरी माता पार्वती जंगलपुर है, शक्तिपीठ गुजेश्वरी माता पार्वती और भोले बाबा अर्ध ज्योतिर्लिंग आधा पशुपतिनाथ आधा केदारनाथ है। सिर का भाग पशुपतिनाथ है और धड़ का भाग केदारनाथ है। दोनों मिला के एक पूरा हो जाता है और बाकी और सारा अर्ध ज्योतिर्लिंग है। निराकार जो शिवलिंग मिलता है अंदर और जगह दर्शन करेंगे तो यहाँ पे लिंग के ऊपर में चार चेहरा का दर्शन मिलता है 4 तरफ से। इसको 4 धाम माना जाता है 4 तरफ से दर्शन करने से। और एक तरफ से दर्शन करेंगे 3 फेस का दर्शन होता है और चारों तरफ से करने से 300 का 12 फेस यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन परिपूर्ण माना जाता है। अब 4 धाम में इंडिया में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर नहीं पाए तो भगवान पशुपतिनाथ का 4 द्वार से दर्शन करने से अपने तीर्थ समापन पूर्ण माना जाता है, ऐसा कि तो धन्यवाद देना चाहूँगा गुरुजी। और हमारे मित्र आशुतोष जी आपके साथ हैं, तो हम दोनों आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि जी जी जय पशुपतिनाथ महाराज, जय हो गुरुजी। और पुजारी जी द्वारा यहाँ पे हमें मंदिर की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और उसके तत्पश्चात यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मंदिर परिसर में दर्शन करने के तत्पश्चात पुनः जब आप वापस आएंगे तो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का देखें, कबूतर। और यहाँ पे यात्री यहाँ पे विश्राम करके कबूतरों को दाना देते हैं। और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐतिहासिक है। यहाँ का जो जिस तरह ये मंदिर बनाया गया है वो देखने लायक है। और इसके गवाह बनने के लिए आपको पर्सनली यहाँ पे जाना पड़ेगा। और मान्यता ये भी है कि भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के तत्पश्चात पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है और मनोवांछित फल उससे मिलता है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐतिहासिक है जिनके बारे में हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन लोग श्रद्धा और भाव से यहाँ पे आके मत्था टेकते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग जैसे कि हमारे पुराणों में बताया गया है, 12 ज्योतिर्लिंगों की तरह पशुपतिनाथ जी की भी एक मान्यता है। और यहाँ के दर्शन करके भगवान भक्तों को आशीर्वाद देते हैं अलग अलग रूप में, जैसे कि भगवान 12 ज्योतिर्लिंग। और यहाँ देखिए आशुतोष जी और मैं यहाँ मेन पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में है और भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके हम दोनों यहाँ नई ऊर्जा लेके यहाँ से नए जोश के और नए उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे मिशन प्रस्थान करते हुए जी जी और 2025 के नए मिशन के लिए हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नए दर्शन, नई जगह, नई सोच, नई कामनाएं, नई उम्मीदें और नई आशाओं के साथ हम नए साल को जय पशुपतिनाथ महाराज, जय शिव शंभु। और वर्ष की इस अंतिम बेला में मैं भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारे YouTube फैमिली है, YouTube व्यूअर्स है, उनके परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखें और उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करें। जय देवभूमि काठमांडू, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय नेपाल, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।